तो इसके अंदर बेटा सीधी सी बात है, आप लोगों को पता होगा क्या बात है कि सर इट इज एक्टिंग एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इसकी क्या है, अपनी एक वैल्यू है। हमें इन्फ्लेशन को क्या करना है, कम करना है, इन्फ्लेशन को गिराना है, राइट, महंगाई को कम करना है। और दूसरा वुमेन्स को जो है वो बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं इसके, वुमेन्स के लिए भी एक कारीगर तौर पर इसको काम किया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से वुमेन्स एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से क्रेडिट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है मार्केट के अंदर, राइट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक और फिर से आपके अपने चैनल CUT 247 के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली लॉन्च्ड सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, लेकिन सैंपल पेपर को स्टार्ट करने से पहले हमें कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि जनरली पेपर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, यानी कि पैटर्न क्या है। और दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर का बाइफर्केशन किस तरह से किया गया, यानी कि मार्क्स एलोकेशन किस तरह से है। तो आप लोगों को पता है कि आपको पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है और उन 3 घंटे के अंदर आपको 34 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स जो एलोकेटेड है वो है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर रहता है। लेकिन बात करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा आपका जो ये सब्जेक्ट है वो चलने वाला है। आप लोगों को पता है कि आपका क्लास 12th के अंदर जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को 2 सेक्शन के अंदर बांटा गया है या फिर 2 यूनिट्स के अंदर बांटा गया है। एक यूनिट ए है और दूसरी हमारी यूनिट बी है। यूनिट ए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जहां पर आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स से 17 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है या फिर थ्योरेटिकल टॉपिक है, वहां से भी आपको 17 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। फर्दर अगर मैं क्वेश्चंस के सेपरेशंस की बात करता हूं, अब ये 17 क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और दूसरी चीज यहां पर जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जनरली आंसर्स हम लोगों को किस तरह से करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि CBSE किस तरीके से आप लोगों से आंसर्स को क्या करती है, एक्सपेक्ट करती है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन भी करवाने की कोशिश करूंगा यहां पर वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकें। अगर आप क्लास 12th के अंदर है तब भी आप लोगों को मदद मिलने वाली है, और अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपके एक रिवीजन के तौर पर ये काम करने वाला है सैंपल पेपर। चलिए तो बात करते हैं बेटा। तो मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, 80 मार्क्स का ये पूरा का पूरा आपका पेपर जो है वो चलने वाला है। 2 सेक्शन आपके पास यहाँ पर रहने वाली है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है आपकी वर्ल्ड लिमिट, राइट। वर्ल्ड लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और वर्ल्ड लिमिट ये डिसाइड करती है कि आप लोग कितना बेहतर मार्क्स लेने वाले हैं। क्योंकि अगर आपकी वर्ल्ड लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड है, यानी कि जितना CBSE आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है उसी दायरे में रहकर अगर आप आंसर करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग स्कोर जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और इस 80 मार्क्स के अंदर भी आप लोगों को टोटल 34 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। और 34 क्वेश्चंस को भी 2 सेगमेंट्स के अंदर हम लोग बोल सकते हैं बांटा गया है। एक हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है आप लोगों की, और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास दूसरी यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसको कि IED भी बोला जाता है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से आपसे पूछे जाते हैं टोटल 17 क्वेश्चन। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी आपके आने वाले हैं 17 क्वेश्चन। अब ये जो 17 क्वेश्चन है, इन 17 क्वेश्चन को किस तरह से सेग्रीगेट किया गया देख लेते हैं। तो यहां पर क्या आता है सर, दिस पेपर कंसिस्ट और कंटेन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाले हैं वो आपके पास 20 रहने वाले हैं। और उस 20 में से भी आपके यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में से भी 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क का रहने वाले हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को इन 17 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन है वो आपके पास 1 मार्कर फॉर्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके बाद क्या कहता है सर, दिस पेपर कंसिस्ट और कंटेन 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स के आपके पास 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिलने वाले हैं और 2 क्वेश्चन जो है 3 मार्कर वो आपको यहां से देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पर जो आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 60 से 80 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 60 to 80 वर्ड्स के अंदर आपने इसका आंसर करना है। थर्ड बात अगर मैं करता हूं तो क्या बोलता है कि दिस पेपर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच।
आंसर शुड बी गिवन इन 80 to 100 वर्ड, राइट। जो नेक्स्ट बात जो आपने ध्यान रखनी है कि आपका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, 80 से 100 वर्ड्स के बीच में आप लोगों का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को देखनी है कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन आने वाले, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन का मतलब है कि 3 क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं और 3 क्वेश्चन आप लोगों के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आने वाले हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 4 आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं 6 मार्कर क्वेश्चन, और 6 मार्कर क्वेश्चंस को आपने आंसर जनरली करना है 100 to 150 वर्ड्स के अंदर, यानी कि 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आप लोगों को इसके आंसर होने चाहिए, राइट। इससे ज्यादा करते हैं तो मार्क्स थोड़ा सा स्कोर कर पाना कम हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा कम मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि सर वर्ड्स लिमिट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको ऐसा बोला जाए कि आप बहुत सारे आंसर्स लिख के आइए, बहुत लेंथी आंसर लिख के लेके आइए और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसको स्कोर करने के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 2 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं राइट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करता हूं तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके राइट कितने, 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 और 2 12 क्वेश्चन और 3 15 और 2 17 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं और 17 ही क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलने वाले हैं कहां से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं आप लोगों का इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर चलता है, ये आप लोगों को पता है। अब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर पूरे 34 के 34 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा और पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, राइट, यानी कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आपसे बोलता है कि स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ो और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करो। पहले क्या कहता है सर, स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स that consumption changes at a constant rate as income changes, right। दूसरी स्टेटमेंट आपसे कहता है ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। जो आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है वो बेसिकली रेशियो है, यानी कि राइट एक रेशियो है किसका, कंजम्पशन और इनकम का। अब ध्यान से समझो बेटा, पहली स्टेटमेंट जो वो क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम करता है कि आपकी जो कंजम्पशन है वो चेंज करती है कांस्टेंट रेट से जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज करती है, राइट। अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन कहां से है तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है आपका एग्रीगेट डिमांड से। कहां से है ये, एग्रीगेट डिमांड का आप लोगों का क्वेश्चन है। एग्रीगेट डिमांड से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी सर पता है हमें, एग्रीगेट डिमांड का ये क्वेश्चन है और एग्रीगेट डिमांड के अंदर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपकी इनकम बढ़ेगी, उसके साथ साथ में आपकी डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो आपकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्या करना शुरू कर देंगे, सेव करना शुरू कर देंगे, यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉन्सेप्ट जो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहली बात कहती है कि जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो ये एज्यूम करता है, मानता है कि जो आपकी कंजम्पशन है वो चेंज करती है एक कांस्टेंट रेट पर, राइट, एज इनकम चेंजेस, राइट। जैसे जैसे इनकम चेंज होगी तो आपकी जो कंजम्पशन है वो चेंज होगी एक कांस्टेंट रेट पर, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात बोली गई है, ऐसा ही जनरली देखा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहता है ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। यानी कि अगर मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात करता हूं तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब हुआ कि आपका रेशियो किसके बीच में, आपकी टोटल कंजम्पशन का रेशियो, और दूसरा कहता है कि आपकी टोटल कंजम्पशन और आपकी इनकम का रेशियो जो होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। या फिर ऐसे लिखा गया है इसके अंदर कि आपका जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो होता है C डिवाइडेड बाय वाई, राइट, यानी कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय वाई। तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि सर ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी बेसिकली होती क्या है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का जनरल से सेंस में मतलब है वो कंजम्पशंस जो बेसिकली किए जाते हैं, राइट, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। किसके लिए किए जाते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए किए जाने वाले कंजम्पशंस हमारे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाते हैं। और ऑटोनोमस कंजम्पशंस करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है सर, राइट, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, राइट, जीने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि फूड की रिक्वायरमेंट है। और फूड की जब हमें रिक्वायरमेंट है तो फूड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 2 चीजें कर सकता हूं, या तो मैं किसी से पैसे को बोरो करने वाला हूं, किसी से पैसा उधार लेके कंज्यूम करने वाला हूं, या फिर मेरे पास अगर पास्ट सेविंग है तो मैं पास्ट सेविंग का यूज करने वाला हूं। तो वो बिल्कुल इस चीज को नहीं दर्शाता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो रेशियो है किसका, आपकी कंजम्पशन टू इनकम का, राइट, बल्कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो बेसिक कंजम्पशन है जो अपने सर्वाइवल के लिए की जाती है। ठीक है,
कहता है आगे क्या कहता है, इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इसका मतलब सर ये वाली स्टेटमेंट क्या है अपनी गलत है और पहली वाली स्टेटमेंट जो अपनी क्या है बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे बोला जा रहा है कि इन द लाइट ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट, इस दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। पहले कहता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सेकंड कहता है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। और अगर मैं इसका आंसर आप लोगों के सामने देखता हूं तो आंसर लिखा गया है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ए ऑप्शन जो रहने वाला है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहली स्टेटमेंट सही है, वहीं पर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, गलत है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, कहता है सर फॉर ए क्लोज्ड इकोनॉमी, ए क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए विद नो फॉरेन ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीजें जो है वो सही है, राइट। तो अगर आप लोगों को पता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा सेक्टर्स की, राइट, अगर मैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करूं तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आप लोगों को पता है कितने होता है, टोटल सेक्टर्स हमारे पास कितने बेटा, 4 सेक्टर हैं। और वो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं सर, एक हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है हमारी फर्म और जिसको बोला जाता है सर प्रोड्यूसर सेक्टर, राइट। क्या बोला जाता है इसे, प्रोड्यूसर सेक्टर बोला जाता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है सर गवर्नमेंट। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या आता है सर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको बोला जाता है फॉरेन सेक्टर, राइट। क्या बोला जाता है, फॉरेन सेक्टर। अगर मैं हाउस होल्ड सेक्टर की बात करता हूँ या फिर मैं फर्म्स की बात करता हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, राइट, ये तीनों के तीनों कैसे सेक्टर हैं, ये तीनों के तीनों हैं क्लोज्ड सेक्टर। किसके अंदर आते हैं सर, ये क्लोज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, राइट। और जैसे ही हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो फॉरेन सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ओपन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ जिसके अंदर फॉरेन ट्रेड नहीं है, तो दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए सही होने वाली है, राइट। अगर मान लो बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी है, राइट, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होने वाला है, सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो वो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकल कर आने वाला है वो जीडीपी का निकल कर आने वाला है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट निकल कर आने वाला है। और वहीं पर अगर मान लो एक इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी से चली जाती है किस कैटेगरी के अंदर, ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी के अंदर, तो ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हमारे पास आने वाला है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किसका होता है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का होता है। किसका होता है, NFIA का होता है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, अगर फॉरेन ट्रेड नहीं है यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर है ही नहीं, तो यहां पर क्या होने वाला है, यानी कि ये वाला एलिमेंट नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि हमारी जो जीडीपी है और हमारी जो जीएनपी है वो दोनों एक दूसरे के क्या होने वाली है बेटा, बराबर होने वाली है। और इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या होने वाला है, इसका सही आंसर रहने वाला है। तो ए शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर बोला गया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट जीडीपी शुड बी इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए सर, राइट। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, कहता है सर द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1, राइट। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक, राइट। दिए गए ब्लैंक्स को फुलफिल करने के लिए आप लोगों को इनमें से चूज करना पड़ेगा। और क्या बोलता है कि सर अगर दिए गए ऑप्शन में से किसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। तो आपको पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन अगर मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता हूं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात की जाए तो ये ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या हो सकती है आपकी, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, राइट। तो यहां पर क्या बोलता है, दैट बी शुड बी द राइट आंसर, दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा हो सकती है सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि सर एज पर द आरबीआई यानी कि एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29th of December 2022, net external commercial borrowing to India recorded an outflow of US $0.4 billion in the second quarter 22-23
द अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट ऑन द साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक, राइट। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ये क्वेश्चन है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के आगे आ गया है, राइट। और आपसे क्या पूछता है कि सर 29 दिसंबर 2022 के अंदर जो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है इंडिया से, राइट, उसका आउटफ्लो हुआ है, राइट, कितना? $, 0.4 बिलियंस का सेकंड क्वार्टर के अंदर 22-23 के अंदर। तो आपसे पूछा गया है कि जो अबव ट्रांजैक्शन इसको कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करता हूं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रांजैक्शंस को किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर किया जाता है, करंट अकाउंट के अंदर। पता है आप लोगों को कि सर इसको रिकॉर्ड करता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। और ये ट्रांजैक्शंस है, राइट, आउटफ्लो है, तो ये कहां पर होगा? डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड होने वाला है। तो यानी कि डी ऑप्शन जो है बेटा इसका क्या रहने वाला है? सही आंसर रहने वाला है। तो डी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। और डी आंसर क्या कहता है कि सर इट शुड बी राइट, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट अकाउंट ऑन, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। कहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए? कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और कहां पर करना चाहिए सर? डेबिट साइड में इसको क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज इट इज बेसिकली एन खर्चा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। और मनी एंड बैंकिंग के अंदर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मनी का क्वेश्चन है। तो मनी का क्वेश्चन क्या कहता है सर? द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट, राइट। एक मनी का फीचर है, एक मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स मनी की क्या है कि सर सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। किस सेंस में? मॉनेटरी सेंस में। तो इस दिए गए स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फंक्शन जो है वो मनी के द्वारा बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है। तो सबसे पहले कहता है इट इज एक्टिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ये काम करता है। लेकिन यहां पर क्या बोलता है सर कि अगर मैं वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को एक्सप्रेस कर सकता हूं, किसके सेंस में? मनी के सेंस में। यानी कि अगर मैं बात करता हूं एक पेन की, और अगर मैं ये बोलता हूं ये पेन जो भी ये 10 रुपए का है, या फिर अगर मैं बात करता हूं एक कॉपी की, और एक कॉपी में बोलता हूं 25 रुपए की है, राइट। अगर मैं बात करता हूं किसकी? एक आइसक्रीम की, और मैं बोलता हूं ये जो आइसक्रीम है ये 50 रुपए की है, राइट। तो अगर मैं इन गुड्स और सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं मनी के सेंस में, किसके सेंस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मनी के सेंस में क्या कर रहा हूं? अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये कौन से फीचर के अंदर आता है? तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन नहीं। स्टोर ऑफ वैल्यू है, राइट। इट इज यूनिट ऑफ अकाउंट है, या फिर इट हैज मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब हुआ फ्यूचर रिलेटेड पेमेंट्स के लिए एक साधन के तौर पर इसको यूज किया जाता है। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन दिए गए ऑप्शन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर बेटा सीधी सी बात है, आप लोगों को पता होगा क्या बात है कि सर इट इज एक्टिंग एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इसकी क्या है? अपनी एक वैल्यू है, राइट। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या रहना चाहिए? सही आंसर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है बेटा? अगेन जो क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों का मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। और अब जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग का है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, करेक्ट अल्टरनेटिव आप लोगों को चूज करना है। और आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सॉल्व होने वाला है किसकी मदद से? मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट यहां पर जनरली जनरेट होने वाला है। इनिशियली फर्स्ट राउंड के अंदर अगर एक बैंक जो है वो पैसा, राइट, डिपॉजिट होता है एक बैंक के अंदर 1000 रुपए, और 1000 रुपए में से 80 रुपए जो 80% जो है यानी कि 80% यानी कि 800 रुपए जो है वो लोन के तौर पर क्या कर दिए जाते हैं? दे दिए जाते हैं। और जो रिजर्व रेशियो रखा जाता है बेटा वो कितना रखा जाता है? 20% रखा जाता है, यानी कि 200 रुपए रखा जाता है। सेकेंड राउंड के अंदर क्या होता है? जो लोन है वो कितना हो जाता है बेटा? 800 रुपए का हो जाता है। और जो रिजर्व रेशियो वो कितना रखा जाता है? 160। तो अगर मैं 800 में से 160 को माइनस करता हूं तो लोन कितना होगा बेटा? 640 रुपए का रहने वाला है। इसके अगेन अगर मैं जाऊंगा तो बेटा ये 640 यहां पर आ जाएगा। और यानी कि ये कहानी जो है बेटा वो इसी तरह से क्या रहेगी? चलती रहेगी बेटा, है ना। ये देखो 1000 से कितना हुआ? 800 हुआ, 800 फिर यहां गया, फिर 640 यहां गया, फिर यहां पर, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो आपसे ये पूछा जाता है कि भैया आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि कितना पैसा जो है वो जनरेट होने वाला है यहां पर। तो आपको यहां पर टोटल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोगों को पता है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है सर? मनी मल्टीप्लायर होता है 1/CRR। और अगर मैं 1/CRR की बात करता हूं, CRR का मतलब है अपना रिजर्व रेशियो, यानी कि बैंक अपना जो लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो है वो क्या करने पड़ते हैं? मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर कितना है आपका ये रेशियो? 20% का रेशियो है। और 20% का मतलब हो गया बेटा यहां पर
20 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना 5 टाइम्स। कितना पैसा जनरेट होने वाला है, 5 गुना पैसा जो है वो जनरेट होने वाला है किसका, इनिशियल डिपॉजिट का। और इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी बेटा, 1000 रुपये थी। तो 1000 का अगर मैं 5 गुना करता हूं तो 5 गुना कितना हो जाएगा बेटा, 5000 रुपये हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू बेटा 5000 रुपये आ जाती है तो इसकी 80% वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 4000 रुपये हो जाती है। तो 4000 रुपये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और इसका मतलब जो रिजर्व रेशियो के अंदर जो वैल्यू जाने वाली वो कितने जाने वाली है, 1000 रुपये जाने वाली है। कितना जाने वाली है, 1000 रुपये जाने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, 640। क्या होने वाला है, 640, 5000, 4000 और 1000। 640, 5000, 4000 और 1000, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो डी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और क्या कहता है, ग्राफिकली, अगर मैं ग्राफिकली बात करता हूं किसकी, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग दी डैश फंक्शन एंड डैश एंड डैश फंक्शन। यानी कि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड जो वो किस तरह से निकाली जा सकती है उसके बारे में ये पूछ रहा है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक्स, कंजम्पशन, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, और आपसे क्या कहता है आपकी कंजम्पशन। क्या कहता है, एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन, राइट। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर आपका आता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या आता है आपका, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो ग्राफिकली अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है वो मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन को और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, राइट। तो अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ऐड करता हूं तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। और ये क्वेश्चन जनरली कहां से आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, राइट। कहां से क्वेश्चन है ये, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और क्या कहता है सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस दैट मे अफेक्ट द डिमांड। क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन अ इकोनॉमी, राइट। ये कहां से क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज से, राइट। कहां से क्वेश्चन है ये, फॉरेन एक्सचेंज से आप लोगों का क्वेश्चन है। और फॉरेन एक्सचेंज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करता हूं तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि वो एक्सचेंज, वो रेट जिस दर पर एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी के अगेंस्ट में क्या की जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है। तो अगर मैं क्या कहता है यहाँ पर, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, सही उत्तर बताओ कि जो अफेक्ट कर सकता है डिमांड को फॉरेन एक्सचेंज की एक इकोनॉमी के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो कम या फिर ज्यादा हो सके। इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स, राइट। इंपोर्ट करता हूं विजिबल्स का, यानी कि गुड्स का इंपोर्ट करता हूं। एक्सपोर्ट करता हूं इनविजिबल्स का, राइट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता हूं। रेमिटेंस बाय द रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, यानी कि कोई पर्सन जो है वो बाहर काम करता है उसको रेमिटेंसेस भेजता हूं, राइट। उसके बाद क्या करता है, परचेज करता हूं एसेट्स को अब्रॉड से, राइट। क्या करता है, बाहर से एसेट को क्या करता हूं बेटा, परचेज करता हूं, राइट। तो कौन कौन सा जो है जिसकी वजह से आप लोगों का जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूं फॉरेन एक्सचेंज की तो ज्यादा इंपैक्ट जो देखने को मिलेगा वो किसकी वजह से, अगर मैं इंपोर्ट करता हूं बाहर से, राइट, एक्सपोर्ट करूंगा तो बेनिफिट है, लेकिन इंपोर्ट करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमारी एग्रीगेट डिमांड के, हमारी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। और दूसरा, अगर मैं बाहर से परचेज करता हूं एसेट्स को, क्योंकि अगर मैं बाहर से एसेट्स को परचेज करूंगा इसका मतलब क्या है कि अपनी करेंसी की वैल्यू जो होगी, जितना ज्यादा मैं इंपोर्ट करूंगा बाहर से एज कंपेरेटिवली एक्सपोर्ट, इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत सारी सब्सिडीज भी लेके आती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देनी चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, जनरली एक्सपोर्ट की वजह से एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट होती है, करेंसी की वैल्यू जो बढ़ती है। वहीं पर अगर मैं ज्यादा इंपोर्ट करता हूं तो इंपोर्ट करने की वजह से एक कंट्री की करेंसी जो है वो क्या होती है बेटा, डिवैल्यूएट होती है या फिर डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि वैल्यू जो होगी वो डेप्रिशिएट होगी। तो यहां पर क्या कहता है सर, कहता है किसकी वजह से हमारी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो उसकी वजह से पड़ेगा, और अगर एसेट को परचेज करता हूं, बाहर से एसेट को परचेज करके लेकर आया तो उसकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। इसलिए फर्स्ट और फोर्थ जो होगा इसका राइट आंसर होगा, और इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल आपके लिए सही आंसर यहां पर दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपसे कह रहा है कि सर सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के लिए राइट, आपको यहां पर दे रखा है कि आपकी जो सेविंग फंक्शन है वो क्या है -60 + 0.1y और इन्वेस्टमेंट है आपकी 4000 करोड़ की, राइट। यहां पर कितने की इन्वेस्टमेंट आपकी 4000 करोड़ की, वेयर एस इज द सेविंग फंक्शन, एस का मतलब है सेविंग फंक्शन, वाई का मतलब है नेशनल इनकम, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, राइट, एक्सपेंडिचर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम वुड बी, इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम का लेवल क्या होगा। तो मेरे बच्चों एक चीज समझना, इक्विलिब्रियम बेसिकली तब आता है, आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट का चैप्टर जो वो पढ़ा है, तो आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम कब आएगा सर। तो अगर मेरे बच्चों में अगर इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, जब आपकी सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आपकी जो सेविंग है वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट के, यानी कि एस और आई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपका बेसिकली क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब, इसका मतलब क्या है यहाँ पर सर, एस की वैल्यू कितनी है सर, एस की वैल्यू है -60 + 0.1y, क्या है -60 + 0.1y, और आई की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर आई की वैल्यू है 4000, कितनी है बेटा 4000। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करके क्या बोल सकता हूं कि 0.1y = 4000 + 60, राइट। इसका मतलब y = 4060 डिवाइडेड बाय 0.1, और इस 1 को अगर, इस पॉइंट को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो यहां पर वैल्यू आती है बेटा 40,600, कितना आता है 40,600 करोड़ की वैल्यू जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो इक्विलिब्रियम कहां पर अटेन होगा, जब वैल्यू 40,600 की आएगी, और 40,600 की वैल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो रहने वाला है वो बिल्कुल इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये देखो 40,600 राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट, या फिर रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, यानी कि इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, देखो, अध्ययन करो और सही अल्टरनेटिव को चूज कर लो। कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं सर, कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कहता है इन्वेस्टमेंट आती है, हमारे पास एक्सटर्नल बोरोइंग्स आती है, और हमारे पास एक्सटर्नल असिस्टेंस आती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो कहता है इन्वेस्टमेंट एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, और एक हमारे पास क्या होती है बेटा, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, और बेटा दूसरी हमारे पास होती है, सेकंड हमारे पास होती है बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होती है बेटा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे पास रहती है, राइट। क्या होती है, सेकंड हमारे पास रहती है यहां पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहां पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में है कहीं पर, राइट, डू वी हैव पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। तो क्या कहता है, अल्टरनेटिव्स चूज करिए, सही जो अल्टरनेटिव है उसका आंसर करिए। तो सबसे पहले कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, मल्टीलेटरल लोन्स जो होगा वो यहाँ पर आएगा, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आने वाली है, या फिर गवर्नमेंट एड आने वाली है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आने वाली है जनरली कैपिटल अकाउंट की जब बात की जाए, इन्वेस्टमेंट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी जनरली रहती है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या है बेटा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। तो सी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए क्या है, हमारा आंसर है यहाँ पर क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। ये थे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 के 10, और बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा साधारण से क्वेश्चन थे अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। अब 11th क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, और 11th क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, कहता है सर करंट अकाउंट डेफिसिट in an economy must be financed by a corresponding capital account surplus. Do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer. कहता है सर अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करता हूं, राइट, उसको हमें हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, नलिफाई करना चाहिए, यानी कि फाइनेंस करना चाहिए किससे, कैपिटल अकाउंट सरप्लस से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, दैट शुड बी जीरो। तो इसको हमेशा क्या करना चाहिए, हमें जीरो करना है, इसको नलिफाई करना है। इसलिए हमें जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट आएगा उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा। किससे, या फिर फाइनेंस होता है वो किससे, हमारे कैपिटल अकाउंट सरप्लस से। आगे क्या कहता है, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो इसका रीजन बताओ। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या कहता है, यस, जो दी गई स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि अगर मैं अकाउंटिंग सेंस में बात करूं तो हमारा जो करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, यानी कि दोनों का जो समेशन है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहां पर क्या कहता है, अगर एक इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन आ रही है किसकी, करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो उसको हमेशा हमें क्या करना है, हमें हमेशा उसको सेट ऑफ करना है कैपिटल अकाउंट सरप्लस के साथ। तो यानी कि सीएडी मस्ट बी सेट ऑफ थ्रू नेट कैपिटल इनफ्लोज। तो हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको इनफ्लोज के साथ, यानी कि
हमारे कैपिटल अकाउंट सरप्लस के साथ क्या करने वाले हैं हम लोग इसे सेट ऑफ करने वाले हैं। और इसके अंदर क्या क्या आने वाली है हमारी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि सेल ऑफ एसेट्स ऑफ बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड मे बी इंस्ट्रूमेंटल्स इन बैलेंसिंग सीएडी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना है, उन ट्रांजेक्शंस के साथ हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसे सेट ऑफ करने वाले हैं। किसके साथ, जो हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस रहेगी, राइट। जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट सरप्लस के लिए जो हमारे पास ट्रांजेक्शंस होंगे उनके साथ क्या करेंगे, हम इसे सेट ऑफ करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए और हमारे पास ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। क्या पूछा गया आपसे कि भैया इस दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप डोमेस्टिक इनकम कंप्यूट करके बता दीजिए। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है सर, हमें पता है कि सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, किसकी, इसके अंदर बात हो रही है अपनी जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात यहाँ पर जनरली हो रही है, राइट। अगर डोमेस्टिक इनकम की मैं बात करता हूं, अब देखो बेटा यहां पर देखो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप लोगों को पता है कि आपके पास जनरली, राइट, अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपकी नेशनल इनकम कंप्यूटेशन की, किसकी बात करता हूं, नेशनल इनकम कंप्यूटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, एक हमारे पास आता है इनकम मेथड, राइट, और एक हमारे पास क्या आता है बेटा, सेकंड हमारे पास आता है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड आता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड आता है। और थर्ड हमारे पास क्या आता है बेटा, वैल्यू एडिशन मेथड। क्या आता है, वैल्यू एडिशन मेथड। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है। उसके बाद हमें बोल रहा है कि सर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कितने का, 600 करोड़ का है। उसके बाद ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है बेटा वो कितने का हो रहा है, 200 करोड़ का। चेंज इन स्टॉक भी हमें दे रखा है यहां पर कितने का बेटा, 40 करोड़ का। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है उसको भी दे रखा है 200 करोड़ का। नेट एक्सपोर्ट हमारे जो है वो क्या है बेटा, माइनस कर रखे हैं, यानी कि नेट एक्सपोर्ट जो हमारे पास क्या है बेटा, -40 के है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे पास कितना, 120 के है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो कितने के बेटा, 20 करोड़ की है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का जो कंजम्पशन है वो कितना दे रखा है बेटा, हमारे पास 40 करोड़ दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 करोड़ दे रखा है, राइट। अब ध्यान से समझ लो, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, एक्सपेंडिचर्स को ऐड करने वाला हूं। और अगर मैं एक्सपेंडिचर्स को ऐड करता हूं तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का है बेटा, 600 करोड़ का है। तो ये 600 करोड़ का एक्सपेंडिचर हमारा ऐड हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करता हूं, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करता हूं, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा क्या एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। ये भी क्या होने वाला है बेटा, ऐड होने वाला है। चेंज इन स्टॉक भी जनरली हम क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक को भी ऐड किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है बेटा उसको भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। उसके बाद अगर मैं नेट एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो नेट एक्सपोर्ट यानी कि फिफ्थ हमारा बेसिकली ऐड होता है। लेकिन यहां पर क्या माइनस में वैल्यू है तो अपन क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होता है, तो ये हमारा ऐड होगा, ये हमारा क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से अगर कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम क्या होती है बेटा, माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, राइट। अगर फिक्स कैपिटल को अपन लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं फिक्स कैपिटल का, वो भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप इसको क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। और वो आंसर जनरली कितना होने वाला है, देखो बेटा यहां पर पहले मैं बात करता हूं, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट यहां पर बात करता हूं 600 और 200 हो गया बेटा हमारा 800, 840 और 200 हो गया बेटा हमारा राइट 1040, और 1040 में से अगर 40 चले जाते हैं बेटा तो हमारे पास बचता है 1000, और 1000 के बाद फिर हमें क्या करना है बेटा, 120 माइनस करना है, और 120 माइनस करूंगा तो आएगा बेटा 880। 880 में से बेटा हमें क्या करना है, 880 में से हमें क्या करना है, ये 20 को माइनस करना है, राइट। तो 860, राइट, कितना आएगा हमारे पास 860, और 40 को कर देंगे हम ऐड, राइट। तो 40 हमारा ऐड होगा, 880 में 40 हमारा ऐड होगा और 20 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे एक बार तो आपको जो इसका आंसर है वो राइट आंसर देखने को मिलेगा, कितने का, 840 करोड़ का। कितने का, 840 करोड़ का आपको इसका आंसर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये और में है, यानी कि या तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, या तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहता है। क्यों आसान रहता है, क्योंकि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर इजी टू सॉल्व, है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर काम करो तो ज्यादा बेहतर रहता है। क्वेश्चन क्या कहता है सर, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। सबसे पहले बताता है हमारे पास क्या एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, और दूसरा बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। थर्ड आपसे पूछता है कि कंजम्पशन गुड्स क्या है,
राइट। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट सी बात, सबसे आसान वाला क्या है यहाँ पर, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जिसको कंज्यूम किया जाता है एक कंज्यूमर के द्वारा, राइट। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स है जिसको बेसिकली कंज्यूम किया जाएगा या फिर उसको अल्टीमेटली यूज किया जाएगा एक कंज्यूमर के द्वारा, ताकि वो अपनी डे टू डे की नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स आर बेसिकली दोस गुड्स दैट आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर देयर ओन कंजम्पशन। सबसे पहले बात तो हमें ये पता चल गई है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली हमने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ा है। और ऑपरेटिंग सरप्लस का बेसिक मतलब क्या है, इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ रेंट, रॉयल्टीज, आप लोगों ने पढ़ा है कि रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसका जो समेशन होता है, इसका समेशन आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, कंजम्पशन गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और मेट the intermediate need of the consumers are called the consumption goods. It may include services as well. इसके अंदर सर्विसेज को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और वहीं पर अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करता हूं तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या बोलता है, इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज इनकम, और इसको क्या बोला जाता है, नॉन वेज इनकम के नाम से भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन वेज यानी कि वेजेस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, रेंट की बात करने वाले हैं, हम रॉयल्टीज की बात करने वाले हैं, राइट। लेकिन वेजेस की बात नहीं होगी, इंटरेस्ट की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी, लेकिन वेजेस की बात नहीं होने वाली है इसके अंदर। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नलिटीज, राइट। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है बेटा बेसिकली बेनिफिट्स, राइट। क्या है, बेसिकली रेफर करता है हमारे बेनिफिट्स को। और बेनिफिट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी हो सकती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी हो सकती हैं। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर हमारे पॉजिटिव बेनिफिट्स को इंक्लूड किया जाता है, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर हमारे हार्म्स जो है उसे इंक्लूड किया जाता है। और जनरली ये कॉज किया जाता है किसके द्वारा, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के ऊपर इसको जनरली कॉस्ट करती है, राइट, विदाउट बीइंग पेड और पेनलाइज फॉर इट, राइट, विच आर कॉस्ट बाय वन एंटिटी, एक एंटिटी करती है दूसरे एंटिटी के ऊपर बिना पेनलाइज किए हुए, बिना किसी चीज को पे किए हुए, राइट। ये होता है हमारी एक्सटर्नलिटीज, राइट। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, क्वेश्चन क्या है, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी आप लोगों के लिए बनाकर दे दी, राइट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोगों के लिए बनाकर दे दी और आपसे बोलता है कि द गवर्नमेंट इनकर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़, राइट। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, राइट। एक यानी कि ऐसी सिचुएशन रियल में नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक कंडीशन है जहां पर जो गवर्नमेंट है वो इनकर करती है क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर दिए, कितने के कर दिए, 1000 करोड़ रुपए के कर दिए, ठीक है सर। इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जो वैल्यू है वो आपके पास कहता है फॉल करती है कहां से, 0.25 से, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 0.25 से क्या हो जाती है, 0.10 हो जाती है। यानी कि यहाँ पर डिक्रीमेंट आ रहा है कितने का, 0.15 का, यानी कि सेविंग नहीं होगी, एक्सपेंडिचर होगा। इसका मतलब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू द चेंज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसकी वजह से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगी तो उसकी वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। अब आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पता है कि आप लोगों को पता है पहले आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव थी वो कितनी थी बेटा, 0.25 थी। अब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हो चुकी है बेटा, 0.10 हो चुकी है। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, राइट। आप लोगों ने पढ़ा है, राइट, क्या पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। और हमें पता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या होता है सर, वो होता है K इज इक्वल टू 1/MPS, यानी कि K डिवाइडेड, K इज इक्वल टू 1/MPS, राइट। और MPS का मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। तो अगर मैं पहली वाली सिचुएशन की बात करता हूं, जब हमारे पास जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव थी वो थी 0.25, और उसके बाद हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कितनी होगी बेटा, 0.10 होगी। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि 0.25। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा आ जाएगा 4 टाइम। अब यहां पर अगर मैं सेम सेंस में इसको निकालता हूं तो यहां पर हो जाएगा बेटा 1/0.10, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 गुना। कितनी हो जाएगी बेटा, 10 गुना। तो हमारी जो इनकम में चेंज कितना आने वाला है, यानी कि हमारी इनकम में चेंज कितना आएगा, तो मैं उसको निकाल सकता हूं किस तरह से, अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को क्या कर दूं, अपनी इनकम के साथ, राइट, अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या कर दूं, गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसे बेटा, तो पहले सिनेरियो के अंदर कितना था बेटा, 4
को मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ में, 1000 के साथ में, तो इसकी वैल्यू निकल कर आई बेटा 4000। और दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास 10 वैल्यू निकल कर आती है और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1000 से, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी बेटा वो कितनी निकल कर आएगी, 10,000 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 10,000 निकल कर आएगी। और क्वेश्चन में पूछता है कि इनकम जो है वो कितना इंक्रीज होने वाली है, वो इंक्रीज होने वाली है 4000 से कितने होने वाली है, 10,000 होने वाली है। तो इंक्रीज कितना होने वाला है सर, 10,000 में से मुझे क्या करना है, 4000 को माइनस करना है। तो इंक्रीज मेरा नेट आने वाला है कितने का, 6000 करोड़ रुपए का। तो इंक्रीज कितने का होने वाला है, 6000 करोड़ का मेरा इंक्रीज होने वाला है। तो देखो यहां पर सेम सेंस में यहां पर देखिएगा, तो यहां पर हमने क्या करा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकाला और उसके बाद चेंज इन इनकम को निकाला, 4000 से 10,000 हुआ और अल्टीमेटली जो इंक्रीज है वो कितने का देखने को मिला, 6000 करोड़ रुपए का इंक्रीज जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलता है। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है इतनी बात। क्लियर है तो सर एक चीज और बता दीजिए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 14 का ए क्वेश्चन है। इसका मतलब इसके अंदर भी आपके पास क्या है, ऑप्शन है, चॉइस है, या फिर ए कर लो या फिर बी कर लो। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो अभी सारा का सारा डिटेल में ही करवाने वाला हूं। क्वेश्चन क्या कहता है सर, इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, राइट, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि डिमांड ज्यादा है, राइट, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई जो है बेटा वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या, लोग जो है वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, लोग जो है वो ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं और सप्लाई कम है। इसका मतलब राइट, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग जो है पैसा ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, राइट, एज कंपेयर टू दी सप्लाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या कहता है, इलैबोरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द सेम ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। इसकी वजह से आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया अब जब डिमांड ज्यादा है तो इस डिमांड को कॉप अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिमांड को कॉप अप करने के लिए हमें राइट इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो किसके पूछे, आउटपुट को। तो आउटपुट भी मेरा क्या होने वाला है बेटा, तो मेरी आउटपुट भी बढ़ने वाला है ताकि इस इंक्रीज डिमांड को बढ़ाया जा सके। आउटपुट बढ़ेगा तो इसकी वजह से लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, राइट। लोगों को क्या मिलने वाला है, रोजगार भी मिलने वाला है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाली है ना। तो ये सिचुएशन होने वाली है, तीनों ही इंक्रीज करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। तो कहता है व्हेन एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस दैट हाउसहोल्ड्स आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर। लोग जो है वो और ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्ट देम टू। यानी कि सप्लाई कम है लेकिन जो हाउस होल्ड्स है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। हाउस होल्ड चाह रहे हैं कि भैया हमें और ज्यादा चीजें जो है वो प्रोड्यूस करके दी जाए, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो इतनी ज्यादा एक्सेस नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कहता है दिस विल लीड टू अनइंटेंडेड फॉल इन द इन्वेंट्रीज। इसकी वजह से इन्वेंट्रीज जो होगा, स्टॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। अब उस स्टॉक को कवर अप करने के लिए टू रिस्टोर द डिजायर इंटेंडेड लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन को, और एक्सपेंड करेगा अपनी प्रोडक्शन को। इसकी वजह से लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, उसकी वजह से इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी और इंप्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से इनकम जो है एक इकोनॉमी के अंदर वो भी बढ़ती हुई नजर आने वाली है आप लोगों को। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बी ऑप्शन इसका क्या कहता है, विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। जी सर, अब हमें सर ये पता है और में क्वेश्चन है, और में क्वेश्चन किस चीज का पूछा गया है, ये और में क्वेश्चन बेसिकली आया आपका बैंकिंग का। कहां से क्वेश्चन है आपका, ये बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा है। और बैंकिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि जनरली आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को इशू करता है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा क्या की जाती है, इशू की जाती है। ठीक है ना सर, जी सर पता है हमें ये बात, बिल्कुल पता है सर। तो क्या कहता है, विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन को क्या करना है, कम करना है, इन्फ्लेशन को गिराना है, राइट, महंगाई को कम करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोट द कॉमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद इट, यानी कि आरबीआई बैंकों को बोलेगा कि भैया अपना पैसा, ज्यादा पैसा मेरे पास क्या करो, आप लोग जमा करो, राइट। ठीक है, तो क्या कहता है कॉमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद इट, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड द स्टेप्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो क्या कहता है, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या कहता है सर, रिजर्व कहता है यहां पर रिवर्स रेपो रेट यानी कि RRR, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक पे, राइट, is the rate at which commercial banks may park their surplus funds with the central bank. In order to decrease inflation in an economy, Reserve Bank of India may increase the reverse repo rate. With the increase in the reverse repo rate, it becomes lucrative for the commercial bank to park surplus fund with the central bank. Right?
Consequently, this may lead to the reductions in the lending capacity, thereby fall in the aggregate demand, curbs the inflation. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है एक इकोनॉमी के अंदर, पैसा बहुत ज्यादा, और महंगाई कब होगी? जब बहुत ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर इन्फ्यूज हो गया, और जब बहुत ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर इन्फ्यूज हो गया तो उस पैसे को अब वापस खींचना है, राइट? मार्केट से पैसे को वापस लेकर आना है, और जब मार्केट से पैसे को वापस लेकर आना है तो उसके लिए रेट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और जब रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। सीधी सी बात है, और बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था ये। आगे क्या कहता है बेटा? इलेबोरेट द बैंकर्स, बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन कि सर जो बैंक है वो बेसिकली एक बैंकर्स बैंक है और एक सुपरवाइजर का रोल प्ले करता है, राइट? आरबीआई, आप लोगों को पता है आरबीआई बेसिकली किसका बैंक है? ये गवर्नमेंट का बैंक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए बेसिकली क्या करता है? सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को करता है, राइट? लेन देन, परचेज, सेल परचेज का जो काम है गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन करता है? आपका आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, राइट? और ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके अंदर क्या होती है? इंक्लूडेड होती है, राइट? क्लियर है? तो यहां पर क्या कहता है? सेंट्रल बैंक बेसिकली एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, एंड एडवांस लोन टू देम व्हेन रिक्वायर्ड, इट मेंटेन रिजर्व्स फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स एंड यूटिलाइज इट टू सेटल इंटरबैंक क्लेम्स, राइट? इंटरबैंक क्लेम्स को क्या किया जा सकता है? सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी कि मान लो हमारे पास, इसको कुछ ऐसे समझो, एक हमारे पास एचडीएफसी बैंक है, एक हमारे पास एक्सिस बैंक है ना? एचडीएफसी बैंक ने मान लो 1000 रुपये इसको एक्सिस बैंक को देने थे, और एक्सिस बैंक ने इनको 600 रुपये देने थे, तो अल्टीमेटली क्या बोल सकता है कि भैया अब देखो 1000 रुपये आपने देने थे, 600 आपने देने, तो आप एक काम करो 400 रुपये ही दो, और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है सेटल हो जाएगी, राइट? तो क्या कहता है? बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट एक्ट एज अ फाइनेंशियर ऑफ लास्ट रिकोर्स टू द कमर्शियल बैंक, इट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म क्रेडिट to the commercial banks against approved securities. The central bank supervises, regulates and control the commercial banks. The regulation of the banks may be related to the licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, अमलगमेशंस एंड लिक्विडेशन, राइट? ये एक चीज याद रखिएगा, लिक्विडिटी को एक मैनेज करने के लिए भी यूज किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली एक एपेक्स बैंक है, जो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। बैंकिंग सेक्टर को क्या किया जाता है? उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। पहला आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है, दूसरा आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, और तीसरा आपको स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ द पब्लिक गुड्स, राइट? पब्लिक गुड्स के 2 फीचर्स बता दीजिए। रेवेन्यू रिसीट आपके पास दे रखी है 20 करोड़ रुपए की। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 15 करोड़ का। उसके बाद आपको रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है आपको 10 करोड़ रुपए का। नो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट जो 50% ऑफ द रेवेन्यू है। इंटरेस्ट पेमेंट जो वो 4000 रुपए की, 4 करोड़ रुपए की है। तो आप लोगों को पता है अगर फिस्कल डेफिसिट निकालना है, राइट, क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू डेफिसिट माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 10 गए तो 4 हो जाएगा, राइट? और इसका 50%, राइट? इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, राइट, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 10 + 15 हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 25। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? 50%, यानी कि 20 का 50% हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 15। और प्राइमरी, अगर मुझे क्या निकालना है अगले केस के अंदर? अगले केस के अंदर मुझसे पूछा गया प्राइमरी डिपॉजिट, राइट? तो प्राइमरी डिपॉजिट कैसे निकलेगा? ऊपर वाली डिपॉजिट में से जब मैं इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है यहाँ पर? देखो हमारे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है 4 करोड़ रुपए की, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 11 करोड़ रुपए की आएगी। और 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है पब्लिक गुड्स के? एक तो नॉन एक्सक्लूडेबल है और एक नॉन रिवलरेस है, राइट? क्लियर है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी, ज्यादा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन दी गिवन स्टेटमेंट, राइट? ये यानी कि पूछ रहे हैं आपसे कि भैया ये कैसी स्टेटमेंट है, किस तरह का नेचर है, किस तरह का खर्चा जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है। आपको पता है जो खर्चे हैं वो बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। एक आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और एक आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वहां पर एसेट क्रिएशन की बात होती है, वहां पर एसेट को क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। एसेट क्रिएट वहां पर होता हुआ दिखता है, राइट? ध्यान से समझना क्या कहता है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले केस के अंदर क्या कहता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, राइट? यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
का क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो क्या कहता है, राइट। तो कहता है द गवर्नमेंट में नीड टू करेक्ट द फ्लक्चुएशंस इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस इन द इकोनॉमी, right, these may depends upon the level of the aggregate demand, which in turn depends upon the spending decisions of the households and the firm. To stabilize the economy under the state of inflation and deflation, government may alter taxation expenditures and accordingly, right। तो स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, आप लोगों को पता है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव भी है, एक बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स भी है आपकी किसकी, गवर्नमेंट बजट की। और गवर्नमेंट बजट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि भैया स्टेबिलिटी लेकर आनी है एक इकोनॉमी के अंदर। क्या करना है हम लोगों ने, स्टेबिलिटी बेसिकली लेके आनी है एक इकोनॉमी के अंदर। और स्टेबिलिटी कैसे आने वाली है, राइट, स्टेबिलिटी लेकर आई जाएगी कैसे, टैक्सेस को कम करके, टैक्सेस को ज्यादा करके, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, राइट। आगे क्या कहता है, आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर अगर के तहत जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या कर रही है, मेडिसिन दे रही है। तो यहां पर किसी भी तरह का एसिड क्रिएशन नहीं हो रहा है, राइट। तो ये कैसा है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, राइट। देखो यहां पर क्या कहता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ द एसेट। ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है, ना तो किसी तरह की लायबिलिटी में कमी आ रही है। इसीलिए ये जो है इस टाइप के खर्चे को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलने वाले हैं, राइट। तो ये किस तरह का खर्चा है, ये यहां पर हमारे पास रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, इसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और अगला क्वेश्चन ये कहता है गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। जब मैं डोमेस्टिक इनकम को कंप्यूट करूंगा तो इन ट्रांजैक्शंस को हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। यानी कि सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन है आपका नेशनल इनकम का। कहाँ का क्वेश्चन है ये आपका, नेशनल इनकम का ये आपका क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा है कि भैया किस चीज को इंक्लूड करना है, किस चीज को इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहले क्या कहता है, पेमेंट मेड बाय द अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया, राइट। एक अमेरिकन पर्सन है, एक अमेरिकन टूरिस्ट है, उनके द्वारा गुड्स जो है उसे परचेज किया जाता है इंडिया के अंदर, और उसके लिए उनके द्वारा क्या की जाती है बेटा, पेमेंट की जाती है। तो उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। दूसरा, टोमेटोज ग्रोन बाय मिसेस पूजा इन द किचन गार्डन, मशीन परचेस्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजंस फॉर योर आंसर्स, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिकन टूरिस्ट अगर कोई भी गुड्स को परचेज कर रहा है तो इसको इंक्लूड किया जाएगा, राइट। क्योंकि ये जो अमेरिकन टूरिस्ट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ये अमेरिकन टूरिस्ट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया। और जब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ये एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इसको क्या किया जाएगा बेटा, इंक्लूड किया जाएगा। सो दिस विल बी इंक्लूडेड। पहली बात क्या कहता है, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम एज गुड्स परचेस्ड बाय अमेरिकन टूरिस्ट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम इन इंडिया एंड विल बी इंक्लूडेड इन द एक्सपोर्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, टोमेटोज ग्रोन बाय मिसेस पूजा इन द किचन गार्डन। अब किचन गार्डन के अंदर टोमेटोज जो है वो ग्रो कर दिए। अब भैया वो गुड्स तो हैं, लेकिन वो गुड्स जो बहुत कम, बहुत नॉमिनल अमाउंट की है या फिर बहुत नॉमिनल सी है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहां पर क्या बोला था, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन देयर मार्केट वैल्यू। उसकी मार्केट वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो है वो मॉनेटरी कंसिडरेशन के परस्पेक्टिव से नहीं की जाती। जैसे आप लोगों के घर के अंदर भी गार्डनिंग की जाती है, राइट। जैसे मान लो टोमेटोज जो वहां पर ग्रो कर दिए, लेकिन वो कमर्शियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ग्रो नहीं किए गए हैं। क्लियर है इतनी बात जी। नेक्स्ट क्या कहता है, मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज ए कैपिटल एसेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर जो फर्म है वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से कर रही है, और जब वो प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से कर रही है तो वहां पर वो करने वाली है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट जनरली कैपिटल एसेट्स के ऊपर ही की जाती है। यानी कि तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। Capital goods are those final goods which help in the productions of other goods and services. A machine purchased by a firm will be a capital good when it is used for the production of the other goods and services. यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या कहता है, मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल। ऑलवेज वर्ड लिखा गया है, यहाँ पर जो वर्ड है वो एक वर्ड यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ऑलवेज वर्ड लिखा गया है। तो ऑलवेज वर्ड लिखा गया है इसलिए नो है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों सर, अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है तो फिर वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आने वाली है, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाली है, और जनरली ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। हाउएवर इफ इट इज परचेज बाय फर्म फॉर द रीसेल पर्पस इन द सेम ईयर इट विल बी कंसिडर एज ए इंटरमीडिएट गुड्स एंड नॉट अ कैपिटल गुड्स। तो उस केस के अंदर उसको इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, ना कि कैपिटल गुड्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो नो है बेटा। ऑलवेज वर्ड जो है वो ऑलवेज वर्ड जो है वो उसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए कई बार गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही गलती आप लोगों ने नहीं करनी है पेपर के अंदर। वहां पर एक वर्ड जरूर देख लेना था, और वो वर्ड्स क्या था, और वो वर्ड था हमारा ऑलवेज, राइट। ये ऑलवेज वर्ड जो है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकती है और कैपिटल भी हो सकती है। इट बेसिकली डिपेंड्स कि किस तरह का नेचर है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए, अब यहां से आप लोगों का शुरू होने वाला है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक है, और थ्योरेटिकल टॉपिक को समझना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है हमारे लिए। इसलिए कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं टॉपिक को समझाऊंगा नहीं यहाँ पर, बल्कि आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोगों का इसका मतलब क्या है और इसको किस तरह से आप लोगों ने टैकल करना है। लेकिन इसके लिए आपका नॉलेज जो है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ द इंडियन 5 ईयर प्लान्स। जो भारत के द्वारा जो 5 वर्षीय प्लान जो लेकर आए गए थे, राइट, वो 5 वर्षीय प्लान जो है वो किस पर्सपेक्टिव से लेकर आए गए थे। दैट इज फॉर द ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, गुड हेल्थ, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन या फिर सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन या फिर सेल्फ रिलायंस। किसके पर्सपेक्टिव से लेकर आए गए थे 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज ग्रोथ, इक्विटी, राइट, एंड मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ये 4 ऑब्जेक्टिव थे बेटा। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के पर्सपेक्टिव से इनको लेकर आया गया था, राइट। China has performed exceedingly well in various health and economic indicator. Identify which of the following is not a health indicator. चाइना ने भारत के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ के मामले में, राइट। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेटर नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट, पर 1000 लाइव बर्थ, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ, यानी कि कोई पर्सन पैदा होता है, राइट, उसके बारे में बात करती है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, नेशनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख। तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ से दिख रहा होगा पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, तो पॉवर्टी लाइन का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो सी आंसर जो रहने वाला है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये तो बेसिकली आपकी पॉवर्टी की बात कर रहा है, ये हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, ये हेल्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सी जो ऑप्शन होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, द शेकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वर परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ। कहता है जो दिक्कतें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखी जा रही थी कॉलोनियल रूल के अंदर, उसको क्या कर दिया गया, परमानेंटली हटा दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। और ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से कर पाया है वो, क्योंकि हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स की बात की गई, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात की गई, केमिकल फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स की बात की गई, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की बात आप लोगों के लिए यहां पर की गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। कहता है सर जो कॉलोनियल रूल के अंदर जो एग्रीकल्चर था हमारा, है ना, उसको जो है परमानेंटली जो भी एग्रीकल्चर था उस एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हरित क्रांति की वजह से। तो क्या क्या रीजन थे और किन रीजनों की वजह से वो देख पाए थे हम लोग। तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का तो यूज यहाँ पर किया ही गया था, तो पहली बात बिल्कुल सही है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मशीन्स का यूज किया जाने लगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को प्रमोट किया जाता था। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा बेटा, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है ये देखो और इसको देखकर आंसर करो। और क्वेश्चन क्या है, कहता है वुमेन्स इन द रूरल हाउस होल्ड टेक अप बी कीपिंग एज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज में बी इन्वेस्टेड अंडर डैश एस डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। जनरली ये जो आपको एक पिक्चर दिख रही है और इस पिक्चर के अंदर ये जो वुमेन्स है ये बेसिकली क्या कर रही है, बी कीपिंग का काम कर रही है, यानी कि मधुमक्खी पालन का काम कर रही है। और मधुमक्खी पालन का जो कार्य है वो किसके अंदर जाने वाला है, वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जाएगा, वो फिशरीज के अंदर जाएगा, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर जाएगा, या पोल्ट्री के अंदर जाएगा। तो आप लोगों को पता है ये हॉर्टिकल्चर के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर जनरली इसको कंसिडर किया जाता है बी कीपिंग को। तो हॉर्टिकल्चर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले क्या असर्शंस एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दिस गिवन स्टेटमेंट। असर्शन क्या कहता है, 1991 के अंदर आप लोगों को पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। 1991 के अंदर क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिला था 1991 के अंदर। इन 1991 एज एन इंटरमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए द रुपीज वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के संदर्भ में जो पैसे, जो इंडियन रुपीज की वैल्यू थी उसको डिवैल्यूड किया गया था, करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया था। रीजन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेंट एक्सचेंज रेट, और इसका अल्टरनेटिव क्या है,
राइट, ये असर्शन और इसका रीजन क्या है कि डिवैल्यूएशन की वजह से जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या होता है, एमिनेंट इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन जो है बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है और यही इसका राइट आंसर है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन टू दिस, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, क्योंकि 1991 के अंदर जो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था, अपनी करेंसीज को डिवैल्यूएट करना पड़ा था, इंडियन रुपीज को डिवैल्यूएट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, राइट, क्राइसिस आ चुके थे इंडिया के अंदर, राइट। Next question, under dash in China, farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantity of inputs and output on the basis of prices fixed by the government and the rest were purchased and sold at the market prices. Choose the correct alternative to fill up the blank. Commune system, great leap forward, dual pricing, great पॉलिट्रेशंस, कल्चरल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर चाइना के अंदर जो है फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो क्या कर रही है, बाय और सेल करती है फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट को और आउटपुट को, किसके बेसिस पर, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइसेस परचेज किए जाते हैं और कुछ जगह पर मार्केट के और बेचे जाते हैं मार्केट प्राइसेस के ऊपर। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है ड्यूल प्राइसिंग। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है ड्यूल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, क्या बोला जाता है इसे, ड्यूल प्राइसिंग बोला जाता है और इसका आंसर क्या है, ड्यूल प्राइसिंग है, राइट। तो यहां पर क्या बोला जाता है बेटा देखो क्या कह रहा है, बाय और सेल किया जा रहा है क्वांटिटीज को, इनपुट और आउटपुट के, किसके बेसिस पर, प्राइसेस दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइसेस। तो दो प्राइसिंग हो रही है ना यहाँ पर, कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट और आउटपुट लिए जा रहे हैं और कुछ जो है वो मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ड्यूल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है और ड्यूल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका क्या होगा बेटा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम play a vital role in ensuring an overall development of the rural economy as they dash, choose the correct alternative to fill up the blank, provide financial support, lead to women empowerment, enhance the reach of the formal credit system। अब आप देखो तीनों के तीनों आंसर जो है बिल्कुल सही है और चौथा आपके स्टेटमेंट एक हो रहा है, पहला दूसरा और तीसरी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो पहली दूसरी और तीसरी अभी देखो स्टेटमेंट लगी है और ये तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो राइट, जो आपके माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और दूसरा वुमेन्स को जो है वो बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, इसके वुमेन्स के लिए भी एक कारीगर तौर पर इसको काम किया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से वुमेन्स इंपावरमेंट देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से क्रेडिट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है मार्केट के अंदर, राइट, क्लियर है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन जो है वो इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, डैश में भी डिफाइन एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल अप द ब्लैंक्स, राइट। क्या कहता है, दिए गए ऑप्शन में से आपको क्या चेक करना है, मेजर्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन, यानी कि एरिया वाइज डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन किसके अंदर, सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात यहां पर होगी, लिबर्टी की बात होगी यहां पर, हेल्थ इंडिकेटर्स की बात होगी या फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बात होगी। तो जब हम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिकली बात कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है लिबर्टी इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है इसे, लिबर्टी इंडिकेटर्स। तो बी ऑप्शन जो रहने वाला है वो इसका राइट आंसर रहने वाला, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफेसेट, यानी कि वन साइडेड प्रॉब्लम है ये। सेकंड, वर्कर population ratio is an indicator used for analyzing the employment situations in a country, right। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है उसको यूज किया था। दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, राइट, दूसरी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। ये यूनिफेसेट नहीं है, ये डाइफेसेट है, राइट, टू साइडेड इसका इंपैक्ट है, वन साइडेड नहीं है, राइट। और दूसरी स्टेटमेंट जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का ही यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इंप्लॉयमेंट सिचुएशन एक इकोनॉमी के अंदर जांचने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी सही है, और पहली फॉल्स है और दूसरी सही है, इसका मतलब जो है बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या रहने वाला है, सही आंसर यहां पर रहने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट गिवन इन द कॉलम 1 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द फैक्ट गिवन इन द कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। एडॉप्शन ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान। तो एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान जो था वो पहले था, राइट।
क्या कहता है, फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग विद द कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, राइट। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन्स जो थे वो दैट वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन द मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि सी का थर्ड जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि दिस विल बी द राइट आंसर, रेस्ट अदर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, राइट। देख लीजिएगा इसे एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर वर इन dilapidated state, list any three such indicator that lead to the worsenings of India demographic profile। इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरऑल इंपैक्ट डाला था, राइट। कॉलोनियल पीरियड के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर थे जो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हमें चीजों के बारे में नहीं बता पा रहे थे। कहता है ऐसी इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें, राइट। ऐसे 3 इंडिकेटर्स के बारे में बताओ जिसकी वजह से इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो वो खराब हुई थी। तो सबसे पहले क्या बोलता है, द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 60%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज लेस देन 32%, एज लो एज 32 ईयर्स, अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। हर 1000 बच्चे के ऊपर 218 बच्चे जो थे, छोटे बच्चे जो थे, इन्फेंट जो थे, उनकी क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। इसीलिए राइट ये जो है विश्वसनीय या फिर ये सोचजनक जो है ये एक कंसर्न था। नेक्स्ट इसके अंदर क्या बोला गया, द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया's occupation structure experienced growing regional variations, justify the above statement with valid explanation। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया's occupation structure की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर क्या था, रीजनल वेरिएशन थी, वहां पर बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशन देखी जा रही थी। और इस स्टेटमेंट को कहते हैं, इस स्टेटमेंट को क्या कर दो, वैलिडेट कर दो। कहता है द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया's occupation structure experienced growing regional variations as नंबर 1। देखो सबसे अच्छा क्या है कि पार्ट वाइज आंसर दो। पहला क्या बोलता है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। यानी कि आप लोग एक चीज देखोगे कि यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस टाइप के अंदर ही जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, कहाँ के, मद्रास, बंगाल और अपना बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, ये लोग बेसिकली काम करने लगे थे किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे थे इसके अंदर, राइट। यहां पर कहता है इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर स्टेट सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। इनका जो शेयर था, राइट, एग्रीकल्चर के अंदर ये क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था। यानी कि ये स्टेट एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर से हटकर मैन्युफैक्चरिंग और अपना सर्विस सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राबिया वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन ऑफिस क्लर्क इन अ फर्म। In the pursuit to attain a higher position and income, she attended a few on-the-job training sessions. This session contributed positively to her skills and expertise. Explain the impact of Ravi's decision on the human capital formation. अब देखो बेटा ये किसका क्वेश्चन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज के अंदर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये आपने कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा। तो इसकी वजह से क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। यस, देयर विल बी एन इम्पैक्ट। और क्या इम्पैक्ट होगा देखो, कहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट। इसकी वजह से सबसे पहली बात तो जो है उसका इंडिविजुअल ग्रोथ होने वाला है और उस इंडिविजुअल ग्रोथ का बेनिफिट किसको मिलने वाला है? फर्म को, कंपनीज को भी उसका बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है। तो कहता है रिसेंट टाइम्स एज दे ऐड टू द प्रोडक्ट, कहता है एज दे ऐड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, फर्म्स encourage such training as the benefit outweighs the cost of this training. It enables employees to develop skills and adapt modern technologies and ideas. Thus, Ravi's decision to attend on-the-job training sessions will have a positive impact on the human capital formation. Human capital formation के ऊपर कैसा इम्पैक्ट इसका दिखने वाला है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका दिखने वाला है। नेक्स्ट, इन द लेट 1970s, China introduced the one-child policy that lead to the arrest in the population coupled with skewed sex ratio. Justify the given statement with the valid arguments in support of your answer. चाइना ने इंट्रोड्यूस करी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, आप लोगों को पता है, जिसकी वजह से अरेस्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा बाइस होने लग गए थे, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज हमेशा आप लोगों को पता रही है। और जब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रहेगी तो लोग क्या करने लग गए थे, यहाँ पर बच्चों का सेक्स पता करने लग गए थे कि बच्चे का सेक्स क्या मेल है या फीमेल है, राइट। उसके बेसिस पर फिर बर्थ दिया करते थे बच्चों को। तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हम जानते हैं। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट is very much high. The one child norm introduced in China in 1970 is the major reason for the fall in the population growth
rate. However, this measure led to the decline in the sex ratio. इसकी वजह से क्या हुआ था, सेक्स रेशियो जो था वो कम हो गया था. The numbers of the female per 1000 males in China was approximately 949. One child policy and prevalent son preference. क्या कहता है, and prevalent son preference is the prime reason behind the skewed sex ratio. हर किसी को क्या चाहिए, लड़के चाहिए, और लड़का अगर चाहिए तो उसकी वजह से जो सेक्स रेशियो बेटा वो क्या हो गया था, कम हो गया था. और जब सेक्स रेशियो कम हुआ तो उस सेक्स रेशियो के कम होने की वजह से क्या हुआ, दिक्कतें आने लगी. राइट, ये कारण था. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, स्टेट एंड इलैबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज ओनली. Jan Dhan Yojana has been crucial steps for financial resource mobilization in the Indian economy. तो पहली बात तो समझो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात नहीं की जाती है, इससे भी ज्यादा चीजें आती है, यानी कि पैकेजिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग वगैरह, वो भी चीजें इसी के अंदर आने वाली है, वो भी इसी का ही पार्ट बनने वाली है. तो फॉल्स स्टेटमेंट है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है. सेकंड बात क्या कहता है कि जो जनधन योजना है वो क्रूशियल स्टेप प्ले कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि पैसे को मोबिलाइज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया है जनधन योजना, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Right, this statement is correct. So, true, Jan Dhan Yojana has promoted thrift habits and efficient allocation of the financial resources, particularly in the rural area. Formal banking system has mobilized a sustainable, क्या कहते हैं, mobilized a sustainable amount under this योजना, यानी कि रूरल एरियाज के अंदर काफी ज्यादा पैसा, फॉर्मल बैंकिंग के अंदर काफी ज्यादा पैसा जो है वो मोबिलाइज होता हुआ दिखा है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एक्सप्लेन. आजादी के बाद से जो भारत की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करो. तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारी योजनाएं जो है आपसे पूछी जा रही है, यानी कि योजनाएं चलाई गई है, वो मेजर्स पूछे जा रहे हैं, वो बताने आपने. तो कहते हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस एम्प्लॉयज पीपल्स एंड इंक्रीज देयर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. वेयर द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज for the government enterprises increases, then the private enterprises which receive raw material from the government enterprises will also increase their output. क्या कहता है, subsequently private enterprises using these outputs are indirectly benefited with the increase in the scale of production. This lead to an increase in the number of employment opportunities indirectly in the economy. कहता है गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा अगर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अगर गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएशन करेगी तो उसकी वजह से ज्यादा आउटपुट निकलेगा, और ज्यादा आउटपुट का बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर भी उठा पाएगा, और वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देखने के लिए मिलने वाली है. क्लियर है, ये पूरी साइकिल यहां पर बता रखी है. अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर. आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज, सजेस्ट द इंपैक्ट ऑफ द इंडिकेटेड सिचुएशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. राइट, देखो फॉर्मल सेक्टर में का पलड़ा ऊपर है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो नीचे है. ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, यानी कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर का मतलब हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है. इनफॉर्मल सेक्टर आपके अंदर प्राइवेटाइज सेक्टर्स है ना. देखो तो क्या कहता है, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट था, कहता था इमेज डिपिक्ट द ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर टू द इनफॉर्मल सेक्टर. लोग जो है फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आ रहे हैं. दिस सिचुएशन इज पॉपुलरली नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स. इन इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मिलियंस ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, नॉन फार्म, कैजुअल वर्कर्स, राइट, laborers, owners of the small enterprises and self-employed people. The workforce in informal sector does not get regular income, right? Informal sector के अंदर क्या होता है, ज्यादा रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाली है, और ये क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है. राइट, उनको टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, इनकम नहीं मिलती है. राइट, तो क्या कहता है, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन ऑफ द रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है वो भी रेगुलेट नहीं कर रही है, और वर्कर्स में भी डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन. राइट, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर. जबकि फॉर्मल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पूरा ध्यान देती है कि उसके लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए. राइट, फॉर्मल सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है. मेन बात यह है. अगली बात क्या कहता है, ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया from a substantial food grain economy to a food surplus, food deficit economy to a food surplus economy. Justify the statement giving the reason.
इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, in order to protect domestic industries, India followed the regime of restrictions on import. Restriction लगा दिए, quotas लगा दिए, barrier लगा दिए imports के ऊपर. Briefly outlined and discussed the steps taken by the government to promote import substitution policy. Right? पूछ रहा है. तो क्या कहता है बेटा? कहता है मेन बात क्या है? Before the advent of the green revolution, a large proportion of the agriculture produce was consumed by the farmer themselves instead of being sold in the market. एक चीज ध्यान से समझो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, राइट, और ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था बेसिकली, तो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो उससे पहले क्या होता था, जो फार्मर जो भी प्रोड्यूस करते थे वो उस प्रोड्यूस को क्या करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही यूज कर लिया करते थे, रादर देन सेलिंग इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के बजाय. और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? सबसे पहली बात, एक तो आउटपुट बढ़ा. किसका आउटपुट बढ़ा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आउटपुट जो है वो देखने को मिला. यानी कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर एक तो हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करने लगे, और जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कहीं ना कहीं यूज होने लगी एक इकोनॉमी के अंदर, तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो प्रोडक्शंस है वो क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है ग्रेन्स का. तो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ द एग्रो प्रोडक्ट व्हीट एंड राइस वाज सोल्ड बाय द फार्मर टू द मार्केट. That led to the attainment of the market surplus and converted Indian economy into a surplus economy from a food scarce one. राइट, पहले स्कार्सिटी होती थी, पहले खुद के कंजम्पशन के लिए ही रिसोर्सेज नहीं हो पाते थे. अब हम क्या करने लगे? लोगों को भी चीजें बनाने लगे और मार्केट में उसको बेचने लगे. राइट. In order to protect the domestic industries, India followed the import substitute policy. The policy aimed at substituting import with the domestic production. The domestic industries were protected from the foreign competitor by using the following tools. सबसे पहले टैरिफ लगाए गए, कोटा लगाए गए, है ना, यानी कि एक्सटर्नल प्लेयर्स को हम आने ही नहीं देंगे. क्या किया गया? इंटरनल मार्केट को बचाने के लिए, यानी कि इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे. इंपोर्ट को रोकेंगे, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे. ज्यादा उपज करो और ज्यादा बेचो. लेकिन इसके साथ साथ फॉरेन कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसमें सबसे पहले बात की गई टैरिफ और दूसरा हमारा कोटा की. टैरिफ का मतलब क्या हुआ? टैरिफ बेसिकली टैक्स है जो लगता है किसके ऊपर? इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, दैट मेक इंपोर्टेड गुड्स डियरर एंड डिस्करेज देयर यूज. डियरर बेसिकली मींस महंगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बाहर की जो गुड्स है वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी. और दूसरी बात यहां पर होता है कोटा. क्या होता है कि एक स्पेसिफिक गुड्स ऑफ क्वांटिटी जो है वो ही इंपोर्ट की जा सकती है. जैसे बाहर से अगर मुझे कुछ लेकर आना है, अगर मुझे मोबाइल फोन लेकर आना है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2 ही मोबाइल फोन में लेकर आ सकता हूं. तो कोटा बेसिकली हुआ कि रिस्ट्रिक्शन, लिमिट लगा देना किसी भी चीज के ऊपर कि भैया इतनी ही क्वांटिटी बेसिकली लेकर आई जा सकती है या फिर राइट इंपोर्ट की जा सकती है. चलिए, और अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी सच लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म से बेसिकली क्वेश्चन है. इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिटेन प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो यानी कि प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थी. इट प्रोवाइडेड a special status to the public sector undertaking to enable them to explain the global market. Do you agree with the given statement? Give a valid reason, right? दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट में. पहली क्या है? लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो एक इनएविटेबल थे. किसके अंदर? पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर. द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म सच एज लैंड सीलिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज. लैंड सीलिंग्स बेसिकली यहां पर क्या होता है? सीलिंग, लैंड सीलिंग का बेसिक मतलब क्या हुआ कि अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपके पास मैक्सिमम जो है इतनी ही लैंड हो सकती है. लैंड सीलिंग मीनिंग या फिर मींस फिक्सिंग अप द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग which could be owned by an individual. This step was essential to promote equity in the agriculture sector. इक्वालिटी लेके आई जा सके, इक्विटी लेके आई जा सके, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी. सेकेंड बात यहां पर क्या बोलेगी? राइट, एफिशिएंसी को और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, राइट, ये जरूरी था. टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली विद द ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट. जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा? प्रॉफिट मेकिंग को क्या कर दिया? एक अलग नाम दे दिया, एक अलग दर्जा दे दिया. जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं महारत्नों के बारे में, जैसे आप पढ़ते हैं नवरत्नों के बारे में, और आप जैसे जैसे पढ़ते हैं मिनी रत्नों के बारे में, इस तरह का स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया? बना दिया गया. और उनके पास ऑटोनॉमी दे दी कि आप क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो अच्छी तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा, और 6 नंबर का क्वेश्चन है ये. और ये क्वेश्चन
इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको इसके अंदर स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर करना है, यानी कि एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। India is critical in determining the success in a pursuit to achieve sustainable development. The Union Vision 2023 presented by the Finance Minister Nirmala Sitharaman built an Indian commitment to lead the global action against climate change, preserve biodiversity and support sustainable development. The government has accelerated the pace of green growth as India is facing the grave reality of depleting natural resources, limited supply of water, minerals and fossil fuels. In a bid to counter the climate threat, India has committed to achieving net zero by 2070, released a low carbon development strategy and introduced the concept of lifestyle for environment to promote responsible consumption. The green growth actions include several pointed measures that would facilitate the much needed steady decarbonization of Indian industries, reduce dependency on fossil fuels, import and establish technology and market leadership in their sunshine sector. For instance, the allocation of 35,000 crores of priority capital investment toward achieving net zero by 2070 and clean energy transition ensures the country's energy security. The outlay of 19,700 crore for the green hydrogen mission will mobilize a green hydrogen production capacity of 5 metric tons by 2030. Moreover, to encourage the optimal use of the wetland, enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generations for local communities, the Amrit Dharohar schemes were ensured in India, primed by the green growth. और अब इसके बेसिस पर आप लोगों ने क्या करना है, आंसर करना है। सबसे पहला आंसर आपको करना है कि भैया आंसर करो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताने के लिए ये रहा आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ये रहा इसका पहला आंसर। यहां से देखो और यहां से डायरेक्ट आंसर कॉपी करो और आंसर पालो, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ये। उसका क्या कहता है, ब्रीफली इलेबोरेट एनी टू रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन ग्रोथ बीइंग सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ग्रीन ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया, यहीं से इसका क्वेश्चन होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये रहा, राइट। पेस ऑफ ग्रीन ग्रोथ एस इंडिया अंदर फेसिंग द ग्रेव रियलिटी ऑफ डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, लिमिटेड सप्लाई थी वाटर, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स की। दिस विल लीड टू क्रिएटेड अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन द रिसेंट पास्ट। इसको काउंटर करने के लिए और एक नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए 2070 तक हमारे पास जरूरत थी हमें क्या करने की, डीकार्बनाइजेशन करने की। और इसका आंसर भी कहां पर है, इसका आंसर अगर आप देख रहे हैं तो इसका आंसर भी कहीं ना कहीं आपके उसी पैराग्राफ के अंदर था, इसका आंसर भी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को किस तरह से आंसर करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।